तो गुजरात के महासमर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है आज। हम आपको बता दें कि 9 बजे तक 5 से 7% मतदान हो चुका है। इस बीच कई बड़े चेहरे भी ललित देखने को मिले। तमाम बड़े चेहरे वोटिंग बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। नारायणपुरा में उन्होंने अपना सबसे बड़ा अधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पीएम मोदी की मां हीराबेन और भाई सोमा भाई ने भी अपना वोट डाल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं और क्या कुछ लोगों ने कहा है वो भी शॉर्ट में हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सिरांधा, बिल्कुल। सोमा भाई मोदी ये कहते हुए नजर आए कि सुख, शांति और समृद्धि के लिए वोटिंग की है उन्होंने। साथ ही साथ हीराबेन की अगर हम बात करें पीएम मोदी की माता जी की, तो उन्होंने कहा कि वोटिंग से गुजरात का भला होगा, ये कहती हुए नजर आए। गुजराती में हालांकि कह रही थी। और आनंदी बेन पटेल जब वोटिंग के बाद निकली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत का उन्हें पूरा भरोसा है। और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम बड़े लोग हैं वो पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुन लीजिए। विकास की यात्रा चल पड़ी है। वो विकास की यात्रा को अविरत नीचे करो यार आगे बढ़ाने के लिए भारी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। विकास गुजरात में आज पूरे देश और दुनिया में गुजरात के विकास का मॉडल बखाना। तो लगातार रिएक्शन के बाद आपने सुना कि बहुत नपे तुले सधे हुए रिएक्शन थे। एक राजनेता को बड़ा रिएक्शन देने पर एक नोटिस का सामना करना पड़ा। और लगातार हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अमिताभ जी, वो बने हुए हैं। हमारे संवाददाता हर जगह तैनात हैं। किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके से वोटिंग चल रही है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं वोटिंग ट्रेंड्स किस तरीके से हैं, मुद्दे किस तरीके से रहे, किस तरीके से आपको गुमराह करने की कई जगह कोशिश भी हुई। और इसके बाद आज वोटिंग का दिन है, लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं। एक और खास बात है, जिन चीजों के लिए चुनाव जाना जाने वाला है, ये जो फेज है इसमें तमाम दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी के पास भी हम चलेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो ट्रेंड्स हैं ये क्या कहते हैं। 18 तारीख को फिर जब मुलाकात होगी तो इसी समझ के आगे की बात होगी। अमिताभ जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और पिछले बार भी इस सवाल का जवाब चाहिए था। बहुत सारे काल हुए हैं, ऐसे ही चुनाव आयोग का एक काल है टीएन सेशन काल। आपका लंबा इतना सियासी तजुर्बा जो कवरेज का रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं बहुत शॉर्ट में सर, कि क्या इससे पहले भी आयोग टीएन सेशन के बाद आयोग की निष्पक्षता पर इस तरीके के सवालात खड़े हुए हैं इस बीच कहीं? और ये जो इस बार आयोग पर ज्यादा टारगेट है, आयोग पर सीधे और गंभीर आरोप लग रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिहाज से ये कितना गंभीर है सर? जी ललित, देखिए, टीएन सेशन से पहले भारत में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है, देश का आम आदमी ये जानता भी नहीं था। जी, ये सेशन थे जिन्होंने देश को बताया कि चुनाव आयोग है, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को बताया। जी, शंकर सिंह वाघेला का रिएक्शन सुन लेते हैं। दिया ना, तो अब एक काम करो, और विजुअल है ना जो वोटिंग वाले विजुअल, वही ऑल लेडीज वाले नहीं, लेकिन परीक्षा पास भी થાય નપાસ भी થાય, मैदान છોડીને ભાગવું નહીં જોઈએ। ગુજરાતના મતદારોને પણ આજે આ યુદ્ધની આ ભૂમિમાં પોતાના જીવન મરણની લડાઈમાં યોગ્ય રીતે મતદાન કરશે એવી અપેક્ષા રાખો છે એમને પાસે। શું માને છે, કોણ જીતી શકે? હું આજે મારા હાથમાં નથી, હું ભવિષ્યવેત્તા નથી અને મતદારોનો અધિકાર મારાથી લઈ શકાય નહીં। એ એના માલિકો છે, એમનું ભવિષ્ય એમને નક્કી કરવાનું। તકલીફ એ છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધીવાળા આ સ્ટેટમાં ગઈકાલે કરોડો રૂપિયાનો દારૂ પકડાય। મને નવી લાગે છે કે જો તમે નશામાં લોકોને કરવાના હોય તો ખબર નથી મારે क्या મત આપવાનો છે। સાહેબ, હારજીતની વાત કરી તો હારજીત કોઈ ये रिएक्शन भी हम लगातार बता रहे हैं और वाघेला को आप सुन रहे थे। बड़ी दिलचस्प हेडलाइन सिरांधा, इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पटेल तो केशु भाई भी हैं और ओबीसी तो वाघेला भी हैं, फिर अल्पेश और हार्दिक क्यों। बड़ी दिलचस्प हेडलाइन लगी थी। सर, मैं आपके पास रिटर्न आ रहा हूं, बहुत शॉर्ट में आपका जवाब।
टीएन शेषन के पहले किसी को पता ही नहीं था कि चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था है भी। सर ललित, मैं वही कह रहा था कि भारत एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावशाली चुनाव व्यवस्था रखने वाला देश है। ईवीएम पर जितने भी लोगों ने उंगली उठाई, उनमें से कोई भी यह साहस नहीं जुटा पाया जब चुनाव आयोग ने एक सार्वजनिक घोषणा की कि हमारे दफ्तर आइए, टेबल पर ईवीएम मिलेगी, उसको हैक करके दिखाइए। एएनआई को बाइट दे के आप चुनाव आयोग पर उंगली उठाएंगे? उसका एक रास्ता है, जाइए दिखाइए। क्या भारत में कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला जिसने चुनाव आयोग से कहा हो कि मुझे समय दीजिए, मैं आपके दफ्तर में आके ईवीएम हैक करके दिखाऊंगा? नहीं ना। यह भारत के करोड़ों करोड़ मतदाताओं का भी अपमान है जब आप जनादेश पर उंगली उठा देते। जी जी, आप जीत जाए तो ईवीएम अच्छी, आप हार जाए तो ईवीएम खराब, ये नहीं चलेगा जी। बंगाल में ईवीएम अच्छी, उत्तर प्रदेश में खराब, या उत्तर प्रदेश में अच्छी और बंगाल में खराब, ये तो नहीं चल सकता ना। यानी कि ये राजनीति नहीं चल सकती। अमिताभ जी, अगर जरा शुरुआत का रुख कर लें, बिल्कुल शुरुआत में आपके कहते हुए नजर आए कि युवाओं की तादाद इस बार बहुत है। वाकई युवा राज्य गुजरात कहा जा सकता है। कई जगहों से प्रतिक्रियाएं आई कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत फर्क है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे थे, इसका असर भी देखने को मिल सकता है। श्रीरांता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं यही कहूंगा कि जो भी जनादेश आएगा उसमें सबसे जो बड़ा सवाल होगा, जिसका उत्तर गुजरात देगा, वो सवाल होगा कि ये जो 59 और 60% आबादी आंदोलित रही 3.5 साल में, इसका गुस्सा भाजपा से है, नरेंद्र भाई मोदी से है, या विजय रूपाणी से है। अगर विजय रूपाणी से है इसका गुस्सा, तो भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं होगा जी। और अगर भाजपा से है गुस्सा तो परिस्थितियां दूसरी होंगी। एक बड़ी आबादी है, 60% आबादी किसी सूबे की आंदोलित रहे, उसकी छाया जनादेश में ना दिखे, यह असंभव है। निश्चित रूप से अब देखना यह है वो नाराज किससे है, मौजूदा मुख्यमंत्री से या पूरी पार्टी से। बिल्कुल, ये 18 को इसका खुलासा हो जाएगा। ललित, हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं। जी, गीता हमारे साथ बनी हुई है। किस तरीके का इस वक्त वहां पर माहौल है, और गीता सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर है, आज सबकी निगाहें, ये भी हो सकता है कि दुनिया की निगाहें भी वहां टिकी हुई हों इस वक्त। गीता, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी 11:45 पे रानी पे जो विस्तार है अहमदाबाद का, वहाँ की निशान हाई स्कूल से वो वोट करेंगे, अपना मतदान करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाजपा से यहाँ पे अरविंद पटेल और कांग्रेस से जीतू पटेल, यानी कि 2 पाटीदार नेता जो हैं वो यहाँ पे उम्मीदवारी कर रहे हैं, और ये दो उम्मीदवारों के लिए लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह से यहाँ पे वोटिंग के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बुजुर्ग हो या फर्स्ट वोटर्स हो, सभी में एक जी वाकई। और गीता, आप इन पर भी नजर रखें, किस तरीके के मुद्दे यहाँ पर होने चाहिए थे, क्या वो कैंपेनिंग के दौरान नजर आए या नहीं आए, और मोदी जी भी वहां पहुंचने वाले, उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। अमिताभ जी, मैं आपके पास एक छोटे से सवाल के साथ आना चाहता हूं कि कुछ पॉलिटिकल पंडितों का यह भी कहना है कि कांग्रेस गुजरात में क्या कुछ कर पाएगी, मतलब चुनाव जीते या हारे, लेकिन राहुल के लिए मौका, जीत के मायने में राहुल के लिए यह बड़ा सुनहरा मौका है, उनकी जीत तो तय है, चाहे कांग्रेस जीते या हारे। आप कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं? जी देखिए ललित, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अगर पिछले बार के मुकाबले 2012 के परिणामों के मुकाबले कांग्रेस एक सब्सटेंशियल ग्रोथ, जी, छोटी मोटी ग्रोथ से राहुल का भला नहीं होगा, यह भी जान लीजिए। जी जी, राहुल जी के पीछे भी असफलताओं की इतनी लंबी फहरिस्त है कि उनको एक बूस्टर डोज चाहिए, नॉर्मल डोज से काम नहीं चलेगा जी। एक बड़ी बूस्टर डोज चाहिए राहुल गांधी को। अगर कांग्रेस गुजरात में वो बूस्टर डोज हासिल कर लेती है तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में राहुल गांधी का आगाज अच्छे से हो जाएगा, और अगर वह बूस्टर डोज नहीं मिली तब राहुल गांधी के भविष्य को लेकर अटकलें लगना शुरू हो जाएंगी फिर से 18 के बाद तुरंत। जी। और अगर कांग्रेस ने चमत्कार कर दिया जैसा राहुल जी कह रहे हैं, तो आप जानते हैं सफलता की तो हर तरफ सराहना ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर वो चमत्कार नहीं हुआ तो
तो कांग्रेस के भीतर से भी स्वर उठेंगे राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल अमिताभ जी, एक बड़ा मुद्दा जो अभी तक इस चुनाव में खास करके गुजरात में गूंजता रहा है, बीजेपी उठाती रही है, हिंदुत्व का मुद्दा। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति से अलग हटकर इस बार कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को अपनाया है। अमिताभ जी के पास हम जाएंगे, फिलहाल गीता का रुख कर लेते हैं। गीता, अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है और कितने मतदाता वहां पर नजर आ रहे हैं आपको? गीता, आपको हमारी आवाज मिल पा रही हो तो हम जरा चाहेंगे कि वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। वाकई कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं और लगातार हमारे सहयोगी दिन रात डटे हुए हैं इस चुनावी कवरेज को आप तक पहुंचाने के लिए, इस वोटिंग की तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए, और मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सिरांधा, और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नेता संभल के बोल रहे हैं और ये अच्छी बात है। काश ऐसा हो कि 364 दिन भी हमारे नेता इसी तरीके से संभल कर बोलते रहे। और एक बार फिर जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अमिताभ जी, अगर बात करें कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को जो अपनाया है, उसका कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा कांग्रेस को, और बीजेपी को कितना नुकसान, जो हमेशा ऐसा रहा कि उसकी वजह से हमला बोलने का मौका मिल जाता था कांग्रेस के ऊपर बीजेपी को? बीजेपी ने लड़ाई 80 बनाम 20 बना दी थी, तो कांग्रेस अगर 20 वाले गोल पोस्ट में खेलती थी, तो जब आप 20 अंकों के पेपर को सॉल्व करेंगे तो 20 में बहुत मिलेंगे तो 20 मिल जाएंगे। जो 80 नंबर के पर्चे को हल करेगा उसको 50% भी मिलेगा तो 40 मिलेंगे। तो कांग्रेस को यह सद्बुद्धि आई कि कम से कम हमको 80 वाले गोल में जाके खड़ा होना है जी। इसलिए गुजरात का चुनाव आप देखेंगे मंदिर यात्रा में तब्दील हो गया, एक कंपटीशन हो गया। मुझे तो कई दफा लगता था धर्म यात्रा चल रही है, भाजपा वाला अंबाजी के मंदिर तो कांग्रेस वाला जगन्नाथ जी के मंदिर जी, मतलब कोई मंदिर बचा नहीं। और इससे मुस्लिमों में नाराजगी भी देखने को मिली अमिताभ जी, लेकिन क्या मुस्लिमों के पास कोई और ऑप्शन नजर आता है? नाराजगी अगर है भी उनमें इसको लेकर, तो ये बात कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि वह वर्ग भाजपा को वोट नहीं करेगा सहजता से, वो उनके ही साथ रहेगा। तो ठीक है, वो 80 वाले को साध ले, 20 वाले तो उनके साथ ही। कांग्रेस ने इस बार इस रणनीति पर काम किया। अभी तक कांग्रेस केवल 20 वालों को साधती थी तो 80 वालों को ये ले जाते थे भाजपा जी। इस बार कांग्रेस को समझ आया, सद्बुद्धि आई, चेतना जागी, तो उनको लगा कि नहीं भाई 80 वाले किधर हैं, उधर चलो। तो जनेऊ भी ऊपर आया, मंदिर यात्राएं हुई। लेकिन मुझे 18 को देखना यह है, बाबर, खिलजी, औरंगजेब, जनेऊ, ताइबान, मशरूम, नीच, ऊंच, ये चलते हैं कि नहीं चलते हैं। 18 को मैं सिर्फ यही प्रतीक्षा कर रहा हूं। बिल्कुल, गीता हमारे साथ जुड़े हुए, गीता का रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। गीता, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें वहां देख पा रही हैं आप? जरा वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी बताया कि रानीप जो विस्तार है अहमदाबाद का, वहाँ की निशान स्कूल पे 11:45 पर वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी वोटिंग करने के लिए आएंगे। यहाँ अर्ली मॉर्निंग सुबह ही सोम भाई मोदी जो नरेंद्र मोदी के भाई हैं, वो मतदान कर चुके हैं। उन्होंने एक आशा व्यक्त की है कि भारी तादाद में गुजरात में इस बार मतदान होगा दूसरे चरण में और भाजपा को जिताएंगे, ऐसी उन्होंने आशा व्यक्त की है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अर्ली मॉर्निंग से एक तांता लगा हुआ है लोगों का वोटिंग के लिए, बुजुर्ग हो या फर्स्ट जानकारी के साथ तस्वीरें भी दिखा दीजिए गीता। पहले ही
यहाँ पे मोदी मोदी के नारे लगाते हुए लोग भी इकट्ठा हुए थे, परंतु सुरक्षा के चलते यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ के जवान जो तैनात हैं, उन्होंने उनको हटाया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बैठक है जहाँ के लिए बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी वोट करेंगे, ये बैठक पे 2 पटेल उम्मीदवारी कर रहे हैं। भाजपा से अरविंद पटेल और कांग्रेस से जीतू पटेल यहाँ के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो मतदाता हैं उनको हमने रोक के रखा है उनसे बात करने के लिए कि आखिरकार वो किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे। जी मेहरू भाई, आप यहाँ के रईस है, रानी के कई सालों से यहाँ पे रहते हैं, किस मुद्दे पे आप वोट करना चाहेंगे? देखो, यहाँ गुजरात की प्रजा और अहमदाबाद में स्पेशली शांति और सलामती और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, और कुछ मुद्दे पे कोई नहीं जाते हैं, क्योंकि पिछले 12 सालों से यहाँ कर्फ्यू नहीं है, शांति सलामती और डेवलप भी काफ़ी हुआ है सिटी के इलाके से। अच्छा, यहाँ पे जो 2 पाटीदार की लड़ाई है, ये फाइट को आप कैसा मानते हैं? कट टू कट फाइट लगती है, कैसी फाइट लगती है? नहीं, बेसिकली 1 साइड फाइट होगी, क्योंकि पाटीदार है लेकिन दोनों के अलग अलग गांव के लोग सब लोग रिलेटिव पहचान रहे, तो दोनों अपनी तरह से प्रयास करेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं चलेगा। डेवलपमेंट के मुद्दे ध्यान पे रखते ही लोग मोदी साहब को ध्यान पे रखते हुए वोट करते। अच्छा, कास्ट बेस्ड वोटिंग में आप विश्वास नहीं रखते, पर यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ की जो जनता है इस एरिया की, आप मानते हैं कि वो भी डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट करेगी? नहीं, वो भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चलेगी। कास्टिज्म में यहाँ सिटी में नहीं चलता है, और लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे शांति है, सलामती है, और भी जिस तरह से देश और आगे चल रहा है, तो उसी दिशा में जाएंगे। कास्टिज्म में यहाँ सिटी में नहीं चल रहा है। इनका कहना है कि कास्टिज्म की जो बात है वो सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में वो नहीं चलेगा, तो ये जो ज्ञातिवाद का जो कार्ड है वो यहाँ पे अर्बन एरिया में नहीं चलेगा, और विकास के मुद्दे पे वो वोट करना चाहेंगे। पाटीदार मुद्दा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जी, तो ये अपडेट इस वक्त गीता ने दिए हैं, और कास्ट फैक्टर मैटर नहीं करता, लेकिन क्या वाकई ये मैटर करता है, नहीं करता है? क्योंकि जब आप बटन दबा रहे होते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में होते हैं, बहुत सारी हमने देखा भी है कि आजकल के जो मतदाता हैं वो बड़े चतुर हैं, मतलब सीधे सीधे आपको जवाब नहीं देंगे, कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हैं वो बचते हैं ये बोलने से। हमारे भीतर क्या चल रहा है हम क्यों बताएं आपको? जी, और शायद यही वजह है कि लोग स्मार्ट वोटर आजकल हो गया है, स्मार्टफोन वाला वोटर भी हो गया है। तो लगातार ये मतदान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों पर भी नजर आप रखें। गुजरात के रण का ये दूसरा चरण है, दूसरा और आखिरी चरण। आज भाग्य कैद हो जाएगा। तमाम जो दिग्गज हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, और कई और सारी चीजें हैं जो छाई रही। अगर इस चुनाव की हम बात करें तो कई सारे दागी उम्मीदवार भी हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद कुछ नहीं किया जा सका है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर तरफ से दागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हमेशा बात होती है कि चुनाव में ज़्यादा खर्च ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और खर्चा जो है लगातार साल दर साल ललित बढ़ता जा रहा है चुनावों में वाकई। और आयोग ने जितने खर्च की लिमिट डिसाइड कर रखी है उससे कितना ज्यादा खर्च होता है ये सभी जानते हैं। स्मार्ट वोटर आजकल है, और मतदान का परसेंटेज एक बार फिर तकरीबन 10% मतदान हो चुका है। इस बड़ा जो ये आयोजन है इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। मतदान का जो आयोजन है, इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।